नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, पिछले 4 साल से भी ज्यादा के वक्त के बाद एलएसी पर हालात इस वक्त सामान्य है। डेमचोक और डेपसांग में दोनों देशों की सेनाओं के जिस एडजस्टमेंट के बाद अब डेमचोक में पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी की गई हैं, लेकिन 4 साल के बाद हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में धीरे धीरे सही चीनी घुलने से लगी है। और साल 2020 में एलएसी पर हिंदुस्तान और चीन के बीच तकरार ज्यादा हो गई। इसके बाद दोनों देशों के पहले से ही तनावपूर्ण रहे संबंध और भी ज्यादा तल्ख हो गए। लेकिन पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखते हुए चीन ने हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को दुरुस्त करने में अपनी भलाई समझी और जैसा हिंदुस्तान चाहता था वैसे ही समझौते पर चीन को आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर यह सब हुआ कैसे। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। जो चीन 2020 में इतनी बड़ी सेना को लेकर चुपचाप आया, 4 साल बाद वो पीछे हटने को मजबूर हो गया। और चीन भले ही दुनिया भर में दादागिरी करे, लेकिन उसे हिंदुस्तान के आगे झुकना पड़ा। एलएसी पर डेपसांग और डेमचोक से चीन ने सेना को पीछे हटा लिया। 4 साल बाद एलएसी पर हालात पहले जैसे नॉर्मल हो गए। 4 साल पहले दोनों देशों की सेनाओं में हुई झड़प की वजह से दोनों देशों में द्विपक्षीय बातचीत बंद हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान का स्टैंड साफ था कि जब तक सीमा विवाद खत्म नहीं होगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन 4 साल के बाद जब चीन पीछे हटने को तैयार हुई तो ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों देशों के नेता यानी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई, बातचीत हुई दोनों के बीच। और इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। चीन ने दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखते हुए दोस्ती का हाथ तो बढ़ा दिया, लेकिन चीन का धोखा देने का इतिहास ऐसा है कि उस पर इतनी आसानी से भरोसा करना आसान नहीं। हिंदुस्तान ने भी हमेशा से चीन से धोखा ही खाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने काफी कोशिश की, मेहनत की, मशक्कत की, लेकिन चीन की चालबाजी बाज नहीं आई। और जब भी हिंदुस्तान ने चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश, चीन की तरफ से हिंदुस्तान को धोखा मिला। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस बार चीन ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है उस पर वो कितना खरा उतरेगा, या फिर एक बार फिर से धोखा देगा जैसे चीन की आदत रही है। यह सब आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दुनिया के विश्वास पथ पर हिंदुस्तान, हमारा मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हिंदुस्तान के रुतबे को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की चालबाजियां हमारे हिंदुस्तान के आगे नतमस्तक हो रही है। 2020 से एलएसी पर नापाक आंखें गड़ाए चीन अब लद्दाख से वापस लौट चुका है। एलएसी की तस्वीर यह बताती है कि 4 साल बाद
एलएसी के हालात सामान्य हो चुके हैं, नॉर्मल हो चुके हैं और पूर्वी लद्दाख में जो हालात हैं वो 2020 से पहले के थे, वही हालात अब पूरी तरीके से बहाल हो चुके हैं। डेमचोक देपसंग पॉइंट पर तनातनी खत्म हो चुकी है और दोनों देशों की सेनाएं एलएसी के पास से वापस लौट चुकी हैं। यह हिंदुस्तान की कूटनीति है। आखिर चीन को हिंदुस्तान के आगे झुकना ही पड़ा और जैसा हिंदुस्तान चाहता था वैसा समझौते पर आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह सब हुआ कैसे? किसकी कैसे हैकड़ी दिखाने वाला चीन हिंदुस्तान के आगे झुक गया? इसके पीछे बड़ा फैक्टर चीन की गिरती अर्थव्यवस्था को माना जा रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए चीन के पीछे हटने की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताना चाहता हूं। चीन की इकोनॉमिक लगातार गिरती जा रही है, वहीं हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म से देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी की सराहना की थी, कहा कि चीन इकोनॉमिक ग्रोथ से 3-4% के बीच संघर्ष कर रहा है, तब इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ 6-7% के बीच तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान ने इकोनॉमिक पर बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे में चीन हिंदुस्तान के साथ अपने बेहतर ताल्लुकात करने के लिए अपनी भलाई समझता है। मैं आपको नई तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर इस बार की दिवाली की है, जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू तवांग आर्मी हेलीपैड पर सेना के साथ दिवाली मनाने पहुंचे थे। इस अवसर पर किरण रिजिजू ने भारतीय सेना के जवानों के साथ वक्त बिताया और उसके समर्पण साहस की सराहना की है। इसके साथ ही वास्तविक निरंतर रेखा पर उन्होंने चीनी सैनिकों से भी मुलाकात की और चीनी सैनिकों से बातचीत की, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। यह वीडियो खूब वायरल हुआ। यह तस्वीर यह बताती है कि हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में धीरे धीरे ही सही किस तरीके से चीनी घुलती नजर आ रही है। मैं आपको हिंदुस्तान के मंत्री किरण रिजिजू को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये लोग हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम नहीं होता क्या? पूछो।这里的地方很高，你们的身体也好过的是。我们的身体已经适应了，没关系。कोई सब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होने से ऑक्सीजन सिलेंडर तो होता होगा।你们的工人来吗？这里？工人。什么工？这里。工人？嗯。哦，我们这里没有，只有我们。 इधर नहीं है उधर सब इनका ना। अच्छा। तो अदरवाइज इनके जो ऑफिसर्स आते हैं जो इम्प्लॉइज नहीं होते हैं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और चीन के बीच तनाव के ये हालात 4 साल पहले पैदा हुए, जब मई 2020 में हिंदुस्तान और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख के गलवान में खूनी युद्ध हुआ था। हालांकि इसमें कोई बम या गोली तो नहीं चली थी, लेकिन दोनों ही तरफ से खूनी झड़प हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। चीन के लिए कई सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी नहीं माना कि उसके सैनिक मारे गए हैं। इसी खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध खराब हो गए और 2020 में गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद दोनों देशों में कैसे संबंध बिगड़े थे, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। गलवान झड़प का असर चीन और हिंदुस्तान के आपसी संबंधों पर पड़ा। 5 साल बाद दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। 2020 में बाली की G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, लेकिन बातचीत नहीं हुई। दोनों जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट में दोनों नेताओं मिले थे और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई थी। 2020 की झड़प के बाद जब दोनों देशों में बात बनी, तो फिर रूस में ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हुई थी। वो आपको दिखाना चाहता हूं। रूस में ब्रिक्स सम्मेलन से पहले दोनों नेताओं की आखिरी द्विपक्षीय मुलाकात 2019 में हुई थी। जगह थी तमिलनाडु का मल्लापुरम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग को घुमाया था। इस दौरान दोनों के बीच कूटनीतिक केमिस्ट्री भी अच्छी दिखी, लेकिन इसके बाद चीन अपनी भू माफिया वाली भूमिका में वापस लौट आया
और फिर हिंदुस्तान और चीन के सैनिकों के बीच गलवान में झड़प हुई थी। दोनों तरफ से सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। आखिर ये झड़प क्यों हुई, कब हुई, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो मैं दिखाना बताना चाहता हूं। पूर्वी लद्दाख में 7 ऐसे पॉइंट हैं जहां हमेशा चीन के साथ टकराव के हालात रहते हैं और ये पेट्रोलिंग पॉइंट यानी 14 गलवान है, पेट्रोलिंग पॉइंट यानी हॉट स्प्रिंग है, पेट्रोलिंग पॉइंट यानी 17A यानी गोगरा है, पेंगोंग है और झील के उत्तर और दक्षिणी छोर पर देपसोंग प्लेन है और डेमचोक में तनाव बना रहता है। अप्रैल 2020 में चीन ने एक सैन्य अभ्यास के बाद पूर्वी लद्दाख के इलाकों में अतिक्रमण किया था और अप्रैल 2020 में पहले सैन्य अभ्यास के नाम पर हजारों चीनी सैनिक सीमा पर जमा हो गए। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी तैनाती कर दी, जिसके बाद से क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ता गया। फिर जून 2020 में गलवान में चीनी सैनिक और भारतीय जवान के बीच खूनी झड़प हुई। अब लद्दाख में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने डट गई हैं, लेकिन दोनों सेना के अधिकारियों के बीच बातचीत जारी रही। यानी सीधा संदेश यह दिया जा रहा था कि कूटनीति भी जारी रहेगी और सीमा पर चीनी हिमाकत का करारा जवाब भी जारी रहेगा। हिंदुस्तान की इसी रणनीति के आगे चीन को झुकना पड़ा और अब लद्दाख में 4 साल बाद फिर हालात सामान्य हो चुके हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए LAC को लेकर वो क्या कुछ कहा। जैसा कि आपको मालूम है कि LAC पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरियाज में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस दौर में दुनिया के कई देश एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं, उस दौर में दुनिया की हिंदुस्तान की बात सुन रही है और ये समझ भी रही है कि हिंदुस्तान ने संयम के साथ शौर्य को अपनी प्राथमिकता बनाया और हिंदुस्तान की नीति है या किसी का दबाव नहीं सहेगा, ना ही किसी पर निर्भर रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया के बड़े से बड़े मंचों पर आज भी जो कहता है पूरी दुनिया उसे गौर से सुनती है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, हिंदुस्तान को लेकर उनकी नीति नियत बिल्कुल साफ है। कच्छ की तरफ अब कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। साथियों, आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सरक्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट कीप योर एनिमीज क्लोज। इसका मतलब यह है कि आप अपने दोस्तों को साथ रखिए, लेकिन आप अपने दुश्मनों को भी बेहद करीब रखिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। हिंदुस्तान ग्लोबली इतना मजबूत हो चुका है कि दुश्मन देश
हिंदुस्तान के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं। और इस साल ब्रिक्स सम्मेलन में भी एक ऐसी झलक देखने को मिली थी जो सालों बाद एक बार फिर से हिंदुस्तान चीन के रिश्तों में चीनी घुल गई और दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई मिठास देखने को मिली। गलवान घाटी की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है और यह सब कुछ मुमकिन हुआ हिंदुस्तान की मजबूत विदेश नीति की वजह से, हिंदुस्तान की सरकार की वजह से, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। क्योंकि गलवान घाटी में झड़प के बाद से 20 से ज्यादा बार हिंदुस्तान और चीनी कहीं ना कहीं मुलाकातों का दौर चला, लेकिन 1-to-1 बातें कभी नहीं हो पाई थी। लेकिन 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में जो तस्वीर देखी गई उसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। क्योंकि हिंदुस्तान की दहाड़, वो चीन हो या पाकिस्तान, सबने सुनी है, सबने देखी है। क्योंकि हिंदुस्तान और चीन दुनिया को दो आर्थिक महाशक्तियां हैं। लेकिन एक तरफ गलवान झड़प के बाद 5 साल से सही संवाद नहीं हो रहा था, क्योंकि बार बार हिंदुस्तान यह कहता रहा कि टेंशन और टॉक एक टेबल पर नहीं हो सकती। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमाल खुद अपने हाथों में संभाली और रूस के शहर कजान में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान करीब 5 साल बाद औपचारिक दोनों के बीच मुलाकात हुई, बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रपति जिनपिंग एक मंच पर एक साथ बैठे और कई मुद्दों पर अहम बातचीत हुई थी। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग के बीच करीब 1 घंटे तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद जागी। दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग ने जोर दिया। जिनपिंग से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में क्या कुछ कहा था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और चीन मिलकर साथ काम करें, इस दिशा में लगातार कोशिश की जा रही है। क्योंकि दोनों मुल्कों के में टेंशन की वजह से हिंदुस्तान और चीन के कारोबारी रिश्ते लगातार गिरते जा रहे थे, जिससे चीन को घाटा हो रहा था। और यही वजह है कि चीन हिंदुस्तान के आगे झुकने को मजबूर हुआ। और हिंदुस्तान और चीन के बीच द्विपक्षीय कारोबार को लेकर भी क्या कुछ हो रहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मैं वो भी बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। जनवरी से जुलाई 2024 के बीच चीन को $8.646 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, जो पहले के मुकाबले करीब 9.23% पर। चीन से इंपोर्ट में भी 9.02% तक की कमी आई थी। और इस दौरान चीन से इंपोर्ट $50.35 बिलियन का हुआ था। और इससे चीन को करीब $42 बिलियन का घाटा हुआ था। यानी बाय लेटेस्ट ट्रेड की मैं बात करूं तो इस दौरान कुल व्यापार $58.81 बिलियन का हुआ था। इसमें करीब 9.05% तक की कमी आई थी। आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि चीन इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि हिंदुस्तान का बाजार कितना बड़ा है और हिंदुस्तान कैसे निवेश करके पैसा कमाया जा सकता है। सीमा विवाद पर दो देशों के बीच व्यापार की बात एक नहीं हो सकती। इसीलिए चीन अच्छे तरीके से यह बात जानता है कि बीते सालों में
जो चीनी कंपनियों ने हिंदुस्तान में कारोबार किया था, गलवान का साइड इफेक्ट उनके कारोबार पर दिखने लगा था। और देर से ही सही, लेकिन चीन समझ गया कि बॉर्डर पर टेंशन के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते, इसलिए चीन को आखिरकार पीछे हटना ही पड़ा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कहते हैं ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, बड़ी मशहूर कहावत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और हिंदुस्तान के बढ़ते कद को देखते हुए चीन ने एक बार फिर से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन चीन इतनी जल्दी यकीन करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है, क्योंकि चीन का पुराना लंबा इतिहास रहा है धोखा देने का। हिंदुस्तान चीन के रिश्तों के बीच हमेशा से काफी ज्यादा पेचीदे भरा रहा है। जब भी हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्क चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है, चीन एक तरफ हिंदुस्तान को धोखा देता है, हिंदुस्तान चीन की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और चीन पीछे पीठ पर वार करता है, जो चीन की पुरानी आदत है। क्योंकि हिंदुस्तान चीन के साथ मिलकर जब भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है, चीन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देता है जिससे हिंदुस्तान और चीन के बीच तलखी बढ़ जाए, दोनों मुल्कों में तलखी बढ़ जाए, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच तनातनी लगातार बढ़ जाती है और सीमा पर तनाव बढ़ जाता है। ये 1-2 साल की बात नहीं है, पिछले करीब 65 साल से यही चलता आ रहा है। सीमा विवाद को लेकर चीन का हमेशा से अड़ियल रवैया रहा है। हिंदुस्तान के साथ चीन आखिर कब से पंगेबाजी कर रहा है? मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन। हिंदुस्तान ने चीन की चालबाजी की शुरुआत साल 1954 में की थी। हिंदुस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और भारत चीन के पंचशील समझौता भी हुआ था। क्षेत्र में शांति बहाल करने की तमाम कोशिशें की थी, कार्य योजना भी बनी थी। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते बेहतर करने की दिशा में बड़ी पहल की थी और एक तरफ हिंदुस्तान चीन से रिश्ते सुधारने पर काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ भीतरघात में लगातार जुड़ता रहा था, क्योंकि वो चीन की पुरानी आदत है। और साल 1954 से ही चीन ने हिंदुस्तान के अक्साई चीन वाले इलाके से एक सड़क भी बनवा ली थी, जिसका साल 1959 में हिंदुस्तान को पता चला था। और इन सब के बीच एक और घटना हुई थी, आपको अगर याद हो, कि साल 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी और इससे बौखलाए चीन ने चालबाजी तेज कर दी, क्योंकि चीन ने साल 1958 में पहली बार विवादित नक्शा जारी किया था और हिंदुस्तान के 1,04,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर दावा भी पेश किया था। अक्साई चीन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो अब अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों क्षेत्रों को चीन अपना हिस्सा बताने लगा था और चीन दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संशोधन की मांग भी करने लगा था। यानी धोखा देने का चीन का लंबा इतिहास रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अब तक चीन ने सिर्फ दोस्ती का हाथ तो कई बार बढ़ाया, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसने पीठ में हमेशा छुरा घोंपा। इसलिए चीन के साथ दोस्ती का कदम हिंदुस्तान को फूंक फूंक कर रखना है। यही बात आर्मी चीफ भी कहते रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस समझौते के बाद कहा था कि हम अभी भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उपेंद्र द्विवेदी जी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रिश्तों को लेकर। So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Patrolling gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. I think this is the diplomatic answer given by a military man. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चीन का विस्तारवादी इतिहास देखकर उस पर इतनी जल्दी भरोसा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन दुनिया भर में जिस तरीके से हिंदुस्तान का डंका मोदी के कार्यकाल में बजा है,
उसे देखते हुए चीन ने जो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाया है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि चीन अपनी बातों पर कितना कायम रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और फिर दूसरी तरफ खंजर लेकर पीठ में घोंपने की कोशिश कर रहा हो। चूंकि चीन का पुराना इतिहास है, लेकिन चीन बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये नया हिंदुस्तान है, नए हिंदुस्तान की विदेश नीति है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मादा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। चूंकि हमारे मुल्क की ताकत है और ये हमारे मुल्क का इस वक्त का इकबाल जो बुलंद हो रहा है, उसको लेकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।